नमस्कार, स्वागत है सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्कुलर्स में। तो देखिए 3 फरवरी 2023 का ये लेटर है जिसमें रूल 38 के ट्रांसफ़र जो है ग्रुप सी, ग्रुप बी और नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ के इनको रेगुलेट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पर्सनल डिवीज़न द्वारा इश्यू की गई है। तो सबसे पहले है कि इसमें जो पैरा 3 है, इसमें जो गाइडलाइंस है प्रोविज़न फॉर ट्रांसफ़र अंडर रूल 38 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4। तो इसकी जो सारी इंस्ट्रक्शंस है ये टाइम टू टाइम रिव्यू की गई है और इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं फॉर हैंडलिंग रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र अंडर रूल 38। और इन सारी इंस्ट्रक्शंस को इस लेटर में कंसोलिडेट किया गया है और रिवाइज इंस्ट्रक्शंस और सारी इंस्ट्रक्शंस कंसोलिडेट करके यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर दी गई है इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रांसफ़र अंडर प्रोविजंस ऑफ रूल 38 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4। तो जनरल कंडीशंस क्या है? एज अ जनरल रूल, एन ऑफिशियल शॉल नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर आइदर विद इन द सेम सर्कल और टू अनदर सर्कल अनलेस ही हैज़ कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले है कि रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए आपने आपका सर्विस का 1 साल कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रमोट है तो आपको प्रमोशन के बाद उस कैडर में 1 साल कंप्लीट करना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ट्रांसफ़र ऑफ एन ऑफिशियल व्हेन रिक्वेस्टेड फॉर ओन कन्वीनियंस शॉल नॉट बी डिस्करेज्ड इफ दे कैन बी मेड विदाउट इंजरी टू द राइट ऑफ अदर्स। ट्रांसफ़र शॉल बी कंसिडर्ड इन फॉलोइंग 2 वेज। अगर कोई ऑफिशियल ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करता है उसके ओन कन्वीनियंस के लिए तो उसको डिस्करेज नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला है केसेस वेयर एन ऑफिशियल सीक ट्रांसफ़र बाय प्रोवाइडिंग म्यूचुअल एक्सचेंज, और दूसरा है कि केसेस वेयर एन ऑफिशियल सीक ट्रांसफ़र विदाउट प्रोवाइडिंग म्यूचुअल एक्सचेंज। रूल 38 में 2 होता है, एक जो म्यूचुअल एक्सचेंज के थ्रू होता है और एक जो होता है कि विदाउट म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। अब है कि फॉर ट्रांसफ़र बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने यहाँ पे एक रूलिंग दिया है कि जो भी दो एम्प्लॉयज़ रूल 38 म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों भी एक ही कैडर को बिलोंग करना चाहिए, जैसे पीए टू पीए, एसए टू एसए, ऐसे उनका कैटेगरी सेम होना चाहिए जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। यूआर है तो सेम पर्सन अदर भी यूआर होना चाहिए, एससी है तो अदर पर्सन भी एससी होना चाहिए और उनका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट भी सेम होना चाहिए। इस रूल को बीच में रिलैक्स किया गया था, पर अब इस लेटर द्वारा इस रूल को फिर से रिवाइज कर दिया गया है और म्यूचुअल एक्सचेंज के लिए दोनों एम्प्लॉयज़ का कैडर, कैटेगरी और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सेम होना ज़रूरी हो गया है। और जो एम्प्लॉयज़ है जो ग्रेडेशन लिस्ट में है तो न्यू ग्रेडेशन लिस्ट में उनका नाम वहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा म्यूचुअल के पास बाद। अभी कोई when an official is transferred at his own request but without arranging for mutual exchange, he shall rank junior in the gradation list of the new unit to all officials of that unit on the date on which the official joins the new unit। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र रूल 38 में होती है विदाउट म्यूचुअल एक्सचेंज तो उस नए डिवीज़न में वो जिस दिन ज्वाइन करेगी उस दिन के हिसाब से वहाँ की ग्रेडेशन लिस्ट में वो सबसे जूनियर रहेगी। उसके बाद ये 5वां पॉइंट है कि इफ़ द ओल्ड एंड न्यू यूनिट फॉर्म पार्ट्स ऑफ अ वाइडर यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन टू अ हायर कैडर, द ट्रांसफरी whether by mutual exchange or otherwise will retain his original seniority in the gradation list of the wider unit। उसके बाद ये 6 नंबर का पॉइंट है एन ऑफिशियल who was transferred under provisions of rule 37 shall not be eligible to seek transfer under rule 38 for a period of 3 years। मतलब किसी एम्प्लॉय का रूल 37 के हिसाब से अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उसके बाद वो 3 साल तक रूल 38 के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 3 साल कंप्लीट करने के बाद वो ऑफिशियल रूल 38 के लिए किसी भी यूनिट के लिए उस पोस्टल सर्कल में या उस पोस्टल सर्कल के बाहर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये है 7 नंबर का पॉइंट, एन ऑफिशियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर विल बी अलाउड टू सीक री-ट्रांसफर टू हिज her old unit. However, such cases shall be considered as a fresh transfer case under Rule 38 subject to all other provisions of these guidelines।
अभी किसी एम्प्लॉय का रूल 38 ट्रांसफ़र हो गया है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो वो अपने यूनिट को वापस आ सकते हैं, पर उनका जो एप्लीकेशन है उसको फ्रेश ट्रांसफ़र केस माना जाएगा और वो सारे ही प्रोविजंस जो रहेंगे रूल 38 के उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाएगा। पर अगर कोई एम्प्लॉय ऐसे करते हैं, मतलब अपने पेरेंट डिवीज़न को वापस ट्रांसफ़र करके आते हैं, तो उनका जो सीनियरिटी रहेगा वो उसको पहले जैसा नहीं रहेगा। उनको जो फ्रेश वो ट्रांसफ़र होके आए हैं उसके बाद जो भी उनका सीनियरिटी डिटरमाइन किया जाएगा एज़ पर मैनर प्रोवाइडेड इन द पैरा 3, 4 एंड 5, उसमें उसके हिसाब से उनका सीनियरिटी डिसाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे दिया है कि ट्रांसफ़र अंडर रूल 38 शॉल बी परमिटेड ओनली अगेंस्ट सिमिलर टाइप और कैटेगरीज। जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी के अगेंस्ट ही ट्रांसफ़र होगा। प्रमोटी का ट्रांसफ़र प्रमोशन वैकेंसी के अगेंस्ट होगा। और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट शॉल बी ट्रांसफर्ड अगेंस्ट यूआर वैकेंसी। ओबीसी कैंडिडेट होगा तो उनका ओबीसी वैकेंसी के अगेंस्ट ही ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ पे ये 10 नंबर का पॉइंट दिया है कि इंटर सर्कल और इंटर सर्कल ट्रांसफ़र में एक कैडर से दूसरे कैडर के बीच में ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस टू पोस्टल असिस्टेंट इन सीओ या आरओ, या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते अंडर रूल 38। However, MTS officials shall be eligible to seek transfer from one wing to another wing, post office to RMS, सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस। मतलब MTS का ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर वो पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस से RMS या फिर सर्कल ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस में वो अंडर रूल 38 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये 11 नंबर का पॉइंट है कि जिन भी आप अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है तो उनको उनके कैडर में या फिर जो भी पोस्ट वो भी प्रेजेंटली हेल्ड कर रहे हैं उसके अंदर उनको मिनिमम सर्विस ऑफ 1 ईयर कंप्लीट करना ज़रूरी है। पर ये जो 1 ईयर सर्विस का जो रूल है ये फॉलोइंग कैटेगरीज के लिए एग्जाम किया गया है। तो पहली कैटेगरी है कि एम्प्लॉयज सिलेक्टेड अगेंस्ट PWBD कैटेगरी और एनी ऑफिशियल हु हैज़ अक्वायर्ड डिसेबिलिटी ड्यूरिंग सर्विस करियर। दूसरा है कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पे जो भी एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट हुई है वो। और तीसरा है कि किसी भी एम्प्लॉय का डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर अगर किसी टर्मिनल इलनेस से गुजर रहा है तो उनके लिए ये 1 ईयर का रूल एग्जाम किया जाएगा। पर इस टर्मिनल इलनेस के लिए उस एम्प्लॉय को सिविल सर्जन द्वारा कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स सबमिट करवाना होंगे। अपने पूरे करियर के दौरान कोई भी एम्प्लॉय या ऑफिशियल 2 इंटर सर्कल और 2 इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र अवेल कर सकते हैं। पर इन किसी भी एक ट्रांसफ़र के बाद दूसरे ट्रांसफ़र लेने के लिए आपको उसके बीच में 3 ईयर्स का गैप होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। जैसे आपने अभी ट्रांसफ़र कर लिया है तो आप 3 साल तक किसी और ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट नो सच गैप विल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र। तो ये क्या है? जैसे कि एन ऑफिशियल आफ्टर अवेलिंग इंटर सर्कल ट्रांसफर शॉल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर बिफोर completing 3 years of service in a new unit. However, he/she may apply for intra circle transfer immediately after availing inter circle transfer. तो एक एम्प्लॉय इंटर सर्कल ट्रांसफ़र अवेल करने के बाद 3 साल कंप्लीट होने तक दूसरा इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मगर इंटर सर्कल का ट्रांसफ़र होने के बाद आप इमीडिएट इंटर सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इंटर सर्कल और इंट्रा सर्कल के जो दो दो चांस किसी भी एम्प्लॉय को मिलते हैं, तो इसमें एक एडिशनल चांस मिलेगा टू द पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज PWBD। Standard of merit for PWBD candidate or an employee who suffered disability after initial employment shall be allowed transferred as a PWBD candidate subject to submission of appropriate certificate as per Government of India's instructions in support of claim of benchmark disability। अब इस चांसेस के बारे में और एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है, उन्होंने अपने मैक्सिमम चांसेस ले लिए हैं इंटर सर्कल और इंट्रा सर्कल के दोनों बट वांट टू फर्दर ट्रांसफर टू जॉइन पेरेंटल होम आफ्टर डिवोर्स विल मेक रिक्वेस्ट टू CPMG कंसर्न विथ ऑल रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब कोई फीमेल एम्प्लॉय है और उनका डिवोर्स हो गया है
मगर उन्होंने अपने मैक्सिमम चांसेस ले लिए हैं ट्रांसफ़र के, तो वो उनके कंसर्न सीपीएमजी को ट्रांसफ़र करके एक एप्लीकेशन करके, अगर वो अपने पेरेंटल होम जाना चाहती है उनके डिवोर्स होने के कारण, तो वो अपने सीपीएमजी को रिक्वेस्ट कर सकती है विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो सीपीएमजी ये सारी ऐसे जो केसेस होंगी विथ ड्यू रिकमेंडेशन डीजीपीएस को फॉरवर्ड करेंगे और डीजीपीएस उसको अलाउ कर सकते हैं। अंडर प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफ़र अंडर रूल 38 कोई भी एम्प्लॉय एक ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिवीज़न एक यूनिट में से किसी भी 10 डिवीज़न का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हैं विद इन अ पोस्टल सर्कल। पर जो सर्कल कैडर के ऑफिशियल है वो सिर्फ एक ही पोस्टल सर्कल में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो ऑनलाइन पोर्टल इस ट्रांसफ़र के लिए बनाया गया है, तो इसमें से एम्प्लॉय अपना रिक्वेस्ट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और अगर उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर इशू कर दिया जाता है तो उसे डिक्लाइन करने का भी उसमें प्रोविज़न दिया गया है विद इन 72 आवर्स ऑफ सच अलॉटमेंट। और मगर 72 आवर्स के बाद भी वो अगर उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन नहीं किया जाता है, तो वो अगर एक्सेप्ट नहीं करते और रिजेक्ट भी नहीं करते तो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र का एक चांस अवेल कर लिया है, ऐसे उसको कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है प्रोसीजर एंड शेड्यूल फॉर ट्रांसफ़र अंडर रूल 38। तो ट्रांसफ़र अंडर रूल 38 शॉल बी रजिस्टर्ड एंड कंसिडर्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड। जो ऑनलाइन पोर्टल है रूल 38 का, वहीं पे ये कंसिडर की जाएंगे। तो कोई भी एम्प्लॉय अपनी रिक्वेस्ट रूल 38 के लिए इस जो ऐप बनाया गया है उसके ऊपर रेज कर सकते हैं। जैसे ही कोई एम्प्लॉय अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट उस पोर्टल पे अपडेट कर देंगे तो उसके उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर को वो वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। अगर उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर को कोई भी डेविएशन, कोई भी उसमें डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और उसको नॉट रिकमेंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है 3 नंबर का पॉइंट, जो पहले भी डिपार्टमेंट की लेटर द्वारा क्लैरिफाई किया गया था कि रूल 38 की सारी केसेस क्वार्टरली बेसिस पर कंसिडर की जाएगी इन द मंथ ऑफ मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। जो पहले मंथ तक उनके पास रिक्वेस्ट आई है उसके बेसिस पर इन मंथ में रूल 38 की केसेस कंसिडर की जाएगी। All recommended transfer requests shall become eligible for indexing in priority list. Priority list shall be drawn by the system on the basis of date of time of submission of request. All requests received till February, May, August, November month shall be arranged in following manner and placed below the pending request list, based on which transfer cycle for month of March, June, September and December will be operated. तो ये प्रायोरिटी लिस्ट जो रहेगा इसको कैसे कंसिडर किया जाएगा? तो ऑलरेडी जो लिस्ट वेटिंग लिस्ट चल रहा है उसके बाद अगर किसी का एप्लीकेशन आता है तो उसको कैसे प्रायोरिटी लिस्ट दिया जाएगा? तो सबसे पहले होगा कि ऑफिशियल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उसके बाद ऑफिशियल अपॉइंटेड अंडर कंपैशनेट ग्राउंड्स, उसके बाद आएगा ऑफिशियल डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस, उसके बाद आएगा ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड अंडर स्पाउस ग्राउंड। स्पाउस केसेस जो रहेगी उनको भी यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट में दिया जाएगा और उसके बाद आएगी जनरल केसेस। अभी फिक्सेशन ऑफ प्रायोरिटी अमॉन्ग सिमिलर कैटेगरीज ऑफ ट्रांसफ़र शॉल बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब अगर सेम केस में किसी के 2 एप्लीकेशंस आते हैं तो उनका प्रायोरिटी कैसे कंसिडर किया जाएगा? तो उनका डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि कैप्चर वैकेंसी को कैसे कैप्चर किया जाएगा इस ऑनलाइन ट्रांसफ़र मॉड्यूल के लिए। तो कैप्चरिंग ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ, earmarked vacancy and mode and category wise bifurcation of vacancy available for transfer under rule 38 on the online portal. तो actual vacancy as well as mode and category wise vacancy in grade of postman, mail guard and MTS। इसके लिए पोस्टल और आरएमएस डिवीजन जो भी रहेंगे वो। एक्चुअल वैकेंसी इन द कैडर ऑफ पीएसए, मोड ऑफ कैटेगरी वाइज बिफिकेशन ऑफ वैकेंसी इन पीएसए कैडर, एक्चुअल वैकेंसी एज वेल एज मोड एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी।
अब उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटीज़ का टाइमलाइन दिया गया है कि रूल 38 के केसेस कंसिडर करते वक्त कौन सी टाइमलाइन फॉलो की जाना चाहिए। तो कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी, तो इसका टाइमलाइन रहेगा कि 1 से लेकर 5 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के मंथ में 1 से लेकर 5 तक आपको वैकेंसी कैप्चर करना है और 1 से लेकर 7 तक सर्कल ऑफिस को करना है। फॉरवर्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ रिक्वेस्ट बाय कंट्रोलिंग यूनिट, तो रियल रहेगा, जैसे ही किसी का रिक्वेस्ट आता है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र 11 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, मतलब हर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में 11 तारीख तक प्रोविजनल अलॉटमेंट इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र का हो जाना चाहिए। एक्सेप्टेंस रिफ्यूज़ल ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट, जैसे आपको ऑनलाइन में इसका प्रोविजनल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, उसके 72 आवर्स में, मतलब 12 से लेकर 14 तारीख तक हर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में आपको उसका एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल कर देना है एम्प्लॉय को। उसके बाद है रिलीज़ ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र, तो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर की 15 तारीख तक इंट्रा सर्कल की लिस्ट को रिलीज़ कर दिया जाएगा। रिलीविंग ऑफ एम्प्लॉयज़ 30 दिन के अंदर होना है, तो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी में 15 तारीख तक उन एम्प्लॉयज़ का रिलीविंग हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और ऑन ओन रिक्वेस्ट। उसके बाद है प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ इंटर सर्कल ट्रांसफ़र 17 मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, मतलब मार्च के महीने में, जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में 17 तारीख तक प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा इंटर सर्कल ट्रांसफ़र का। एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल हो जाएगा मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में 18 से लेकर 20 तारीख तक आपको उसको एक्सेप्ट या रिफ्यूज़ करना है। रिलीज़ हो जाएगा रिलीज ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ इंटर सर्कल ट्रांसफ़र 21 मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। रिलीविंग ऑफ एम्प्लॉयज़ अप्रूव्ड फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, तो उसके बाद 30 दिन के भीतर उन एम्प्लॉयज़ को रिलीव कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे इंटर सर्कल और इंटर सर्कल ट्रांसफ़र इन द कैडर ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस का भी दिया हुआ है, जिसका पूरा रूलिंग यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने एक लेटर द्वारा क्लियर किया था। इंटर सर्कल ट्रांसफ़र इन केस ऑफ पीएपीओ और एससी, जो आप देख सकते हैं कि जैसे रिक्वेस्ट आता है तो उसको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में आपको कंसिडर करना है, वैकेंसी को चेक करना है, अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे 66.66% का सैंक्शन स्ट्रेंथ का जो रूल अभी अप्लाई चल रहा है उसको भी आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी है रूल 38 के लिए, वो रूल 38